अब हम आगे बढ़ेंगे मनसबदारी विशेषता, इन मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स इसमें महत्वपूर्ण थे। इसमें सबसे पहला आएगा जात और सवार पद। ठीक है, आप देख सकते हैं जात और सवार पद, जैसे कि अभी थोड़ा सा पूर्व में मैंने बताया था जात और सवार के बारे में। जात यानी कि मनसबदार का निश्चित वेतन, उसको कितना वेतन दिया जा रहा है, और सवार का अर्थ होता था कि जो वेतन उसको दिया जा रहा है उसके बदले में वो कितने घुड़सवार और सेना रख रहा है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जात और सवार जो है एक पद था, ये जो है मनसबदार की प्रतिष्ठा को निश्चित करता था। जितना बड़ा जात होगा उसको उतने ही ज़्यादा सवार रखने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका पद जो है उतना ही महत्वपूर्ण हो गया या आगे बढ़ गया। दूसरा पॉइंट आएगा इसमें दो अस्पा सिंह अस्पा पद। ठीक है, तो ये जो है जहांगीर के समय में ये इसमें कुछ ऐड किया गया था। जहांगीर ने इसमें एक मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत एक नया पॉइंट जोड़ा था, दो अस्पा सिंह अस्पा पद। दो अस्पा सिंह अस्पा के बारे में मैंने आपको पहले पूर्व में बताया था सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत कि दो अस्पा का मतलब होता था एक सैनिक के पास 2 घोड़े, और सिंह अस्पा का मतलब होता था एक सैनिक के पास 3 घोड़े। ठीक है, तो ये दो अस्पा सिंह अस्पा जब दोनों मिल जाएं, यदि दोनों पद एक साथ बोले जाएं, दो अस्पा सिंह अस्पा, तो इसका मतलब ये हो जाता था कि उस मनसबदार का जात और सवार दुगना हो जाता था। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो गया। यदि दो अस्पा सिंह अस्पा ये पद जो है एक साथ बोला जाता था, तो इसका अर्थ ये होता था कि उस मनसबदार के जात और सवार वो दुगने हो गए, यानी उसका वेतन भी दुगना हो गया और उसकी जिम्मेदारी यानी कि उसके सवार भी दुगने हो गए। तीसरा हमारा आएगा इसमें मासिक अनुमाप। मासिक अनुमाप जो है वो शाहजहां के शासनकाल में ये स्टार्ट किया गया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता था जो मनसबदार नियुक्त किए जाते थे वो मनसबदार, बड़े बड़े जो मनसबदार होते थे उनको जागीर प्रदान की जाती थी। अब वो जागीर के जो जागीर से जो आय प्राप्त होती थी वो वैसे तो उतनी ही दी जाती थी जितना उनका वेतन होता है, लेकिन कभी कभी उस जागीर में आय ज़्यादा होती थी और जो है कुछ मनसबदार जो है जितना वेतन उनका होता है उसके बाद जो आय बचती थी उसको वो केंद्र में नहीं जमा कराते थे, या कराते थे तो बहुत कम जमा कराते थे। तो इस चीज़ की क्लियरिटी करने के लिए, इस चीज़ को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से पारदर्शिता लाने के लिए जो है शाहजहां ने ये नियम स्टार्ट किया मासिक अनुमाप, यानी कि जो मनसबदार होता था उस मनसबदार को जो जागीर प्रदान की जाती थी वो लगभग जो है 3 महीने के लिए निश्चित कर दी जाती थी कि कितनी जो है उस जागीर से कितनी आय प्राप्त हो रही है और मनसबदार कितनी आय केंद्र में जमा करा रहा है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो जो है आय ज़्यादा मिल रही है और वो कम जमा करा रहा हो। तो इसीलिए जो है 3-3 महीने के लिए तिमाही के हिसाब से जो है इसका सर्कुलेशन होता रहता था कि कभी एक जो जागीर है वो किसी के पास है तो वो जागीर कुछ दिनों बाद किसी के पास है, तो उससे जो है इसके बीच का अंतर पता चल जाता था। तो ये एक तरीके से पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी पद में। दूसरा जो है 1/3 तथा 1/4 का नियम। 1/3 और 1/4 का नियम भी शाहजहां के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। कैसे? 1/3 और 1/4, यानी कि एक सैनिक को जो है 3 घोड़े रखने, 1/4 एक सैनिक को 4 घोड़े रखने हैं। तो ये नियम भी स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया गया? कि एक सैनिक को 3 घोड़े, एक सैनिक को 4 घोड़े रखने हैं, या एक सैनिक को 2 घोड़े रखने हैं, तो एक सैनिक जितने घोड़े रखता था उसके आधार पर ही उसका वेतन निश्चित होता था। तो ये जो है रूल इसलिए बनाया गया था कि कौन सा सैनिक किस प्रकार का घोड़ा रख रहा है, किस्म भी देखी जाती थी, यानी घोड़ा किस स्तर का है, अच्छा है या नॉर्मल है, किस तरीके का है, तो घोड़े के आधार पर ही सैनिक का वेतन निश्चित होता था। इसके अलावा एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो घोड़े होते थे उनको दागा भी जाता था, उनके ऊपर स्टैंप लगा दिया जाता था जिससे कि घोड़ों की अदला बदली ना हो जाए। फिर भी जो है कुछ सैनिक या कुछ मनसबदार ऐसा कर लेते थे कि दिखाने के लिए तो अच्छे घोड़े लेके आ जाएं, और बाद में जो है सेना में जब वाकई जब युद्ध हुआ, जब ज़रूरत पड़ी तो जो है उतने अच्छे स्तर के घोड़े उनके पास नहीं होते थे, ऐसा भी होता था। तो वो एक अलग चीज़ है। तो इस तरीके से ये जो रूल था या शाहजहां ने ये जो नियम बनाया था कि इसीलिए बनाया था सिपाहियों के लिए कि सिपाही जो घोड़े रखेंगे उन घोड़े के स्तर को देखकर ही उनका वेतन निश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी मनसबदारी व्यवस्था का एक पॉइंट था। दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा मनसबदारों की श्रेणियां और वेतन निश्चित करना। ठीक है,
मनसबदारों की श्रेणियां और वेतन किस प्रकार से निश्चित होते थे, ये हम इसमें आएगा। तो मनसबदारों की श्रेणियां 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई। 3 पार्ट्स में सबसे पहला इसमें प्रथम श्रेणी है, तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत क्या होता था कि जो जात और सवार हैं, जात मतलब वेतन, सवार मतलब कि उसको कितने घुड़सवार रखने हैं, उसको कितने सैनिक रखने हैं, वो बिल्कुल बराबर होते थे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि किसी का 6000 का मनसब है तो उसको 6000 ही सवार रखने पड़ेंगे। यदि किसी का 5000 का मनसब है तो उसे 5000 सवार ही रखने पड़ेंगे, यानी बराबर बराबर रखने पड़ेंगे दोनों बिल्कुल। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के मनसबदार होते थे, वो सवार, उनका क्या था कि जो सवार जो होते थे वो जात से कम होती थी, यानी कि जो जात उनको मिला है, वेतन जो मिला है, उससे सवार उन्हें कम रखने पड़ते थे। ये दूसरे टाइप का दर्जा होता था। तीसरा तृतीय श्रेणी का दर्जा, इसके अंतर्गत जो है, जो सवार होते थे जो जात से आधे से भी कम होते थे, यानी कि जो पद और वेतन उनको दिया जा रहा है उसके बदले में वो सवार जो है उनको आधे से भी कम रखने हैं। तो इस तरीके से ये मनसबदारों की श्रेणियां थी और वेतन था जो कि प्रदत्त किया जाता था मनसबदारों के द्वारा। ठीक है, दूसरा हमारा आएगा मनसबदारों की भर्ती और पदोन्नति। तो मनसबदारों की भर्ती जो है वो पूरी तरीके से राजा के परामर्श से मीर बख्शी करता था। हमने केंद्रीय प्रशासन पढ़ा था, आपको याद हो तो मीर बख्शी यानी सेना का प्रमुख पदाधिकारी। तो सेना का जो प्रमुख पदाधिकारी था मीर बख्शी, वो सम्राट के परामर्श से, सम्राट के आदेश से और दोनों मिलकर परामर्श करके ही मनसबदारों को नियुक्त करते थे। मनसबदारों का पद और वेतन निश्चित करते थे। मनसबदारों का जात और सवार भी निश्चित करते थे। और इसके अलावा जो है मनसबदारों की जो पदोन्नति होती थी वो सम्राट की अनुशंसा पर ही होती थी, सम्राट के आदेशानुसार ही होती थी। यदि वो अच्छा काम करेंगे तो पदोन्नति होगी और अच्छा काम नहीं करेंगे तो पदोन्नति नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें मनसबदार की जो व्यवस्था है उसमें के गुण और दोष।